अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आसिफ अली जरदारी और शरीफ ख़ानदान में एक फड्डा हो चुका है। वो कहते हैं कि चोर अगर चोरी करते वक्त ना भी लड़ें तो बांटते वक्त ज़रूर लड़ पड़ते हैं। तो इसमें के दरमियान एक फड्डा हुआ है। वो फड्डा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इमरान खान साहब पर दोबारा जानी हमला हो सकता है, उसके लिए बड़ा अहम एक पॉइंट, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसका इल्ज़ाम किस पर लग रहा है और कौन है जो इमरान खान साहब को असल में मरवाना चाहते हैं। और सलीम साफ़ी जो कि हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िद रहे हैं और हमेशा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इन हुकूमतों के वो साथ रहे हैं, उन्होंने भी इस हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है और इमरान खान साहब ने भी एक और छक्का मारा है। और किस तरह से इसहाक डार ने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसके चंद फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन हम सबसे पहले बात करते हैं आसिफ अली जरदारी और शरीफ ख़ानदान की, क्योंकि अब सूबाई असम्बली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 30 अप्रैल को अनाउंस हो चुका है, सबने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हत्ता कि इमरान खान ने लाहौर के जो हल्के हैं उनके लिए जो जो नॉमिनीज़ हैं उनको फाइनल कर दिया है और बाकी हल्कों की लिस्टें उनके पास पहुंच चुकी हैं। और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयारी कर रही है, नून लीग भी तैयारी कर रही है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि सूबाई असम्बलियों के साथ साथ कौमी असम्बलियों के भी इलेक्शन साथ में हों। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर पहले सूबों के इलेक्शन होते हैं और पंजाब और केपी में वाज़े तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत नज़र आ रही है, तो उसके बाद जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तब इमरान खान साहब ईजीली सिंध का रुख कर सकेंगे और सिंध को कैप्चर करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के डायनामिक्स कुछ और हैं। तो सिंध में सिंध में भी अपनी हुकूमत बना लेंगे। अब जरदारी साहब को अपने सिंध बचाने की पड़ गई है कि किस तरह से अपना सिंध बचाया जाए, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को ये कहा है कि आप इस हुकूमत को जो है ख़त्म करें। जबकि हुकूमत इस बात पर बाजिद है कि इस हुकूमत को लेके जाया जाए और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को इस बात से डरा रही है कि मईशत ख़राब है, अगर किसी भी तरह से इलेक्शन हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी और IMF नहीं मानेगी। जबकि पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो इलेक्शंस में ही है कि इलेक्शन हो, एक सस्टेनेबल एक हुकूमत आए जो काफ़ी अरसे तक चल सके, जो अपने फैसले सही तरह से कर सके। ये तो एक लूली लंगड़ी सी हुकूमत है, ये जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, इसमें से अगर किसी पार्टी ने थोड़ा सा पाँव पीछे किया तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। ये 27 किलोमीटर की सिर्फ हुकूमत है। इसमें ANP मेंगल ग्रुप ने पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग इस हुकूमत का मजीद साथ नहीं दे सकते। और आसिफ अली जरदारी ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये पैगाम भी पहुंचा दिया है कि जो लोग MPA का इलेक्शंस लड़ रहे हैं या MPA के कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी इस टिकट के लिए जो एक 30,000 रुपये का ड्राफ्ट और अपनी एप्लीकेशन वो जरदारी हाउस भिजवाएं। और साथ में अहम चीज़ कि MNA के जो टिकट होल्डर्स हैं, जो MNA के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, वो लोग भी 40,000 के एक ड्राफ्ट के साथ आसिफ अली जरदारी को अप्रोच करें ताकि उनके टिकट्स, उनके नाम फाइनल किए जा सके। मतलब कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस की पूरी तैयारी कर चुकी है कि एक ही बार पूरे मुल्क में इलेक्शंस हों। और दूसरा, सलीम साफ़ी जो हैं उन्हें तनकीद करनी पड़ी है, शायद इसलिए कि वो एक सहाफ़ी हैं, इसलिए उन्हें ये साबित करने के लिए कि वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए इस हुकूमत पर तनकीद की है। उनका कहना ये था कि ये तारीख़ की पहली ऐसी हुकूमत है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई सिमत नहीं है। इनकी पहली तरजीह सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने थे। इनसे ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना मईशत कंट्रोल हो रही है और ना तो ही इनसे इमरान खान कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब अब आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। और ये लोग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठकर या अपने जिन लोग इन्हें लेके आए थे उन्हीं के कंधों पे बैठे हैं कि किसी तरह से अब हमें फिर वही लोग बचाएं। जबकि इमरान खान साहब भी ये मैसेज दे चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि वो जनरल आसिम मुनीर से या उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर क्यों उसने इमरान खान साहब को अपना जानी दुश्मन समझते हैं। जबकि फिर इमरान खान साहब से एक सवाल में जब इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई सवाल, कोई बात आए तो वो इस हवाले से उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, वो किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। और मईशत की बात करें तो किस तरह से इसहाक डार ने इस मईशत का साथ जो बुरा किया, जो खिलवाड़ किया है, वो देखिए कि पहले जब इसी इनकी हुकूमत आई तो मिफ्ताह इस्माइल जो है वज़ीर ख़जाना बनकर सामने आए। उन्होंने IMF से डील भी की और IMF की डील के बदले में 1 अरब 15 करोड़ रुपए जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए। और ये भी तय हुआ कि 9th रिव्यू जो है वो नवंबर में होगा। लेकिन उसके बाद जनाब इसहाक डार साहब, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं तो उन्हें आना था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पर आए और मीडिया ने उन्हें ऐसा उठाया कि अब बस डार साहब आ गए हैं, अब डॉलर की तो ऐसी तैसी, डॉलर तो इनसे डर जाएगा। वो उन्होंने ये कहा था कि IMF इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी,
इस तरह से उन्होंने बयान दिए। वो आए और उसके बाद उन्होंने जो 3 बड़े ख़तरनाक किस्म के काम किए, और सबसे ख़तरनाक काम जो उन्होंने किए, उनमें सबसे पहला ये था कि 6 अक्टूबर को उन्होंने 110 अरब की सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ को दी, जो कारखानेदार थे उनको दी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सब्सिडी दी थी वो गरीब लोगों को दी थी, उन लोगों को जो दिहाड़ीदार थे, जो तनख्वाहदार थे, जिनका गुजारा मुश्किल से था। इस बात पर IMF काफ़ी नाराज़ हुआ कि ये कौन सा तरीका है कि आप अमीरों को मज़ीद अमीर कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पाकिस्तान में पहले होता रहा है। और दूसरा, उन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की, जिससे दरामदात पर बड़ा इफेक्ट हुआ। असल में हुआ ये कि डॉलर की जो रेट है वो बैंक के अंदर कुछ था, ओपन मार्केट में कुछ था, और इसमें फ़र्क तकरीबन 40 से 45 रुपये था। इसलिए दरामदात में असर इफेक्ट हो रहा था। बैंक LC इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये तक था और जो बैंक है उसमें 242 रुपये 245 रुपये था। बैंक LC कैसे खोले क्योंकि डॉलर मार्केट में ज़्यादा रेट पर बिक रहा था। फिर इसको भी IMF ने किसी तरह से कह कहलवा के इसको ख़त्म करवाया और फिर डॉलर एकदम से, और अब वो डॉलर 280-90 रुपये पर फ्लोट कर रहा है। और इससे ये भी असर हुआ कि जो फॉरेनर्स थे, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने पाकिस्तान में डॉलर भेजना बंद कर दिए क्योंकि बैंक कम पैसे दे रहा था, ओपन मार्केट में ज़्यादा पैसे थे। इससे 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की कमी हो गई कि जो फॉरेनर्स आ रहे थे, इतने पैसे तो IMF ने नहीं देने थे जितने जो है डार साहब की इस अहमकाना पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। और डॉलर पाकिस्तान में आ तो रहे थे लेकिन वो फिर रुक गए। और तीसरा जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ बुरा किया कि इन्होंने जो बयानात दी, जो मैं पहले दोहरा चुका हूँ कि इन्होंने कहा IMF इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, मैं किसी से नहीं डरता, मैं इनकी बात नहीं मानता, जिससे IMF को ये फील हुआ कि ये लोग अपने सियासी फ़ायदों के लिए हमारे जो साथ जो माहदे हैं वो तय माहदे हैं उन पर पूरा नहीं उतरेंगे। ये लोग अपने सियासत के लिए हमें बुरा भला कहने से भी बाज नहीं आते, तो ये इन वादों पर कैसे रहेंगे। इसलिए आज IMF के जो मामलात अब तक पाकिस्तान के जो हो चुके हैं, ये सारी अहमकाना पॉलिसीज़ थी इसहाक डार साहब की। और जब इसहाक डार से इस्तीफ़े की बात की गई तो उनका रवैया देखने वाला था। हु इज़ अ थर्ड पार्टी, कौन मुझे कह सकता है, कौन मुझसे इस्तीफ़ा ले सकता है, ये नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं जो आके मुझे कह रही हैं कि इस्तीफ़ा दें। मतलब कि वो अब वो कहते तो हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं, लेकिन असल में इलेक्शन को रुकवाने के लिए ये लोग इस्टेब्लिशमेंट पर और तमाम इदारों पर ये जोर डाल रहे हैं कि अगर किसी तरह से इलेक्शन हुआ तो IMF इसकी जो डील है ये नहीं हो पाएगी। और इमरान खान साहब पर हमले की बात, कि इमरान खान साहब ने कई बार कहा कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है। और कल इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये बात की कि जिस शख्स ने इमरान खान साहब पर हमला किया था उसको वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया जा रहा है। उसकी पेशी अदालत के जेल में बैठा है और जेल में वीडियो लिंक के ज़रिए उससे बातचीत हो रही है, जबकि जिस शख्स पर कातलाना हमला हो चुका है और मुल्क का पॉपुलर लीडर है, जो नज़र आ रहा है कि जिसकी हुकूमत आने वाले लोग जिसको चाहते हैं, उसको अदालतों में ऐसे मज़ायका खेज़ जो केसेस हैं उनमें उनको बुलाया जा रहा है। और 9 तारीख को फिर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। उसके लिए राणा सनाउल्लाह ने कुछ प्लान्स किए हैं। वो 27 किलोमीटर की हुकूमत में कुछ भी कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ के लिए उन्होंने कुछ लिस्टें मांगी कि इतने लोग अंदर आ सकेंगे, इतने लोग नहीं होंगे, इतने वकला होंगे इमरान खान साहब के साथ, कि किसी तरह से इमरान खान साहब को यहाँ से उठाया जाए, कि इमरान खान साहब को या तो हमला किया जाए, क्योंकि जैसे बेनज़ीर के साथ हुआ आज तक उनके ना तो कातिल मिले ना पता चला, और अवाम भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ कर बैठ गई। और कहाँ हैं वो लोग, और क्या हमारी अवाम उन लोगों तक पहुंची या उनके घरों तक या उनकी दीवार तक भी पहुंची जिन लोगों ने असल में बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करवाया था। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब भी कुछ ऐसा ही किया जाए। इसके लिए आदिल राजा ने 2 मार्च को एक ट्वीट किया था, ये मैं नहीं कह रहा, ये आदिल राजा ने कहा था कि ज़राए का दावा है कि मेजर जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के कत्ल के प्लान को पास कर दिया है, को मंजूर कर दिया है। सिर्फ आवाम को जो है आवाम की नज़रों में धूल झोंकने के लिए DGISI को तब्दील किया जाएगा, लेकिन मेजर जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी वो अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि आसिम नसीर इन वादों को मुकम्मल करने का जो वादा करके आए थे कि जो वादे हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे, उसका पूरा प्रेशर है इनके ऊपर। अब इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मुझे उन्हीं से ख़तरा है, जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी थी, मुझे उन्हीं से ख़तरा है। अब इसकी DGI-SPR इसकी वजाहत करेगा कि आदिल राजा जो कह रहा है क्या ये दुरुस्त है, क्या इमरान खान साहब पर दोबारा ऐसे हमला हो सकता है, क्या इस्टेब्लिशमेंट अपनी साख को बहाल करने के लिए इन तमाम मामलात का जवाब देगी या नहीं। इस हवाले से आप अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने पर रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह निगहबान।